करप्शन एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम है जो लगभग हर देश में हर फील्ड में पाया जाता है। करप्शन अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग रूप रंग में पाया जाता है। अंग्रेज शासन काल के दौरान में करप्शन बहुत अधिक था। उससे पहले यदि हम बात करें तो मुगल शासन काल के दौरान में भी करप्शन था। इससे भी पीछे जाए तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में करप्शन के बारे में डिटेल से बात की है। करप्शन के घेरे में न केवल छोटे मोटे ऑफिसर आते हैं बल्कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर भी करप्शन के आरोप लगे। करप्शन में न केवल रिश्वत आती है बल्कि बड़े बड़े स्कैम के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, अब्यूज ऑफ पावर, व्हाइट कॉलर क्राइम, आइडेंटिफाई थेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन। करप्शन को हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल करप्शन, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, और तीसरा है प्रोफेशनल करप्शन। लेकिन करप्शन ऑलमोस्ट हर फील्ड में पाया जाता है। स्पोर्ट्स सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिफेंस सेक्टर, पुलिस, रियल एस्टेट, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी करप्शन पाया जाता है। इन सभी फील्ड्स में न केवल छोटे बड़े करप्शन किए जाते हैं बल्कि बड़े बड़े करोड़ों के स्कैम किए जाते हैं। करप्शन शुरू होता है पॉलिटिक्स से, जहां पर क्रिमिनल्स और बिजनेसमैन इन पॉलिटिकल पार्टी और इन पॉलिटिशियन को चंदा देते हैं ताकि वो चुनाव जीतकर सत्ता में आ सके। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो इनकी मदद करते हैं। कहने का मतलब है कि पॉलिटिशियन का क्रिमिनल्स और बिजनेसमैन के साथ में सांठ-गांठ होती है। इनका एक दूसरे में लाभ छिपा हुआ होता है। इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने करोड़ों के घोटाला किया है। इनमें प्रमुख है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, पंडित सुखराम, जयललिता, मधु कोड़ा, मायावती, सुखबीर सिंह बादल, BS येदियुरप्पा, P चिदम्बरम, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर पर भी करप्शन के आरोप लगे हैं। नॉर्मली पॉलिटिक्स में करप्शन होता है और अधिकांश पॉलिटिशियन भी करप्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास में लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में करप्शन का एक कारण यह भी है कि पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बड़ा से बड़ा क्रिमिनल्स भी पॉलिटिक्स में आ सकता है। न केवल पॉलिटिक्स में आ सकता है बल्कि मिनिस्टर भी बन सकता है। जब तक इस तरह का सिस्टम रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स में करप्शन खत्म होगा। अब ये क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में किस प्रकार से आते हैं और इन पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी क्यों नहीं है, और ये क्रिमिनल्स होने के बावजूद भी चुनाव क्यों जीतते हैं, जनता इन्हें वोट क्यों देती है, इस पर मैंने डिटेल से बात की है क्रिमिनल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वाले वीडियो में, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। पॉलिटिक्स के अलावा करप्शन ब्यूरोक्रेसी और पुलिस विभाग में सबसे अधिक है। यहाँ पर करप्शन के अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पॉलिटिकल इंटरफेयर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पूर्व मुखिया एन विठल अपनी बुक हाउ टू क्लीन अप इंडिया में यहाँ तक कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इज मोर रैम्पेंट देन पॉलिटिकल करप्शन। राम आहूजा अपनी बुक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में पुलिस विभाग को सबसे करप्ट विभाग बताया। पुलिस विभाग में सबसे नीचे कांस्टेबल से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी भी रिश्वत लेता है। राम अपनी बुक में इसका रीजन भी बताते हैं कि ये अपराधी और शिकायतकर्ता दोनों से रिश्वत लेते हैं। किसी समय इलीगल और गलत कार्य करवाने के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब तो समय ऐसा आ गया है कि लीगल कार्य, सही कार्य करवाने के लिए भी रिश्वत पैसा देना पड़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार एशिया में सबसे अधिक रिश्वतखोरी की दर इंडिया में 39% है। रिपोर्ट के अनुसार 89% लोगों का मानना है कि भारत में सरकारी करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार पिछले साल 2 में से 1 भारतीयों ने कम से कम एक बार रिश्वत दी है। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ने एक सर्वे किया था जिसमें पुलिस के संपर्क में आए 42% लोगों ने रिश्वत दी। कौटिल्य बताते हैं कि जिस प्रकार से जीभ की सतह पर रखे जहर और शहद का स्वाद लेना पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार से ये भी पॉसिबल नहीं है कि सरकारी कर्मचारी पैसे का लेन देन करे और उसका स्वाद न ले। करप्शन के बारे में पता न लगने पर कौटिल्य आगे बताते हैं कि जिस प्रकार से मछली को पानी के अंदर पानी पीते हुए या फिर न पीते हुए नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट को भी रिश्वत या पैसे लेते हुए नहीं देखा जा सकता। यहाँ तक कि एक बार राजीव गांधी ने भी सार्वजनिक सभा में कहा है कि सरकार यदि जनता को 100 रुपए दे तो वो जनता तक केवल 20 रुपए ही पहुंच पाते हैं। प्रोफेसर विवेक देवरॉय और लविश भंडारी ने अपनी बुक करप्शन इन इंडिया द DNA एंड RNA में कहा है कि सरकारी अधिकारी करप्शन के माध्यम से
$80.42 बिलियन, मतलब कि जीडीपी का 1.26% हिस्सा ले सकते हैं। एक राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट किलिटगार्ड किसी संस्थान में करप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक गजब की अवधारणा और फॉर्मूला बताया है। रॉबर्ट अपने फॉर्मूले में बताते हैं कि करप्शन तब होता है जब किसी वस्तु या सेवा पर मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है और इसके साथ साथ में विवेकाधीन भी होता है और किसी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं हो, तो वहां पर जाहिर सी बात है करप्शन होगा। मतलब कि पूरा सिस्टम ही एक क्लेप्टोक्रेसी बन गया है। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब है चोर तंत्र, जहां पर किसी भी प्रकार का काम करवाने के लिए रिश्वत रूपी गिफ्ट देना पड़ता है। इंडिया में करप्शन के अगले स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आता है लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला। आप स्क्रीन पर देख सकते हो इंडिया में हुए अब तक के घोटाले। इनमें प्रमुख है सिक्योरिटीज स्कैम, हावला स्कैम, फोडर स्कैम, यूरिया, बैंक, स्टॉक मार्केट स्कैम, इसके साथ साथ में CWG स्कैम, कोलगेट घोटाला 2012 है, पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और विजय माल्या स्कैम को तो कौन भूल सकता है। वैसे स्कैम करप्शन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये एक खुद में एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, तो इस पर मुझे लगता है कि अलग से डिटेल से बात करना बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं करप्शन को रोकने के लिए सुझाव की। वैसे समय समय पर करप्शन को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके साथ साथ अन्ना हजारे का भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन तो बहुत अच्छा प्रयास था। इसमें इन्होंने बताया है कि पारदर्शिता में सुधार लाने और जवाबदेही के रूप में लोक सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के सुझावों पर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दूसरे खंड में 8वें अध्याय में भ्रष्टाचार के बारे में डिटेल से बात की है। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की स्थिति और कारण के साथ साथ में इसके सुझाव भी बताए हैं। इन उपायों में से ऐसे बहुत सारे उपाय भी हैं जो आज के समय में भी रिलेवेंट हैं। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार का पहला समाधान बताया है कि भ्रष्ट अधिकारियों की साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर को बदल देना चाहिए। कानून का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए। करप्शन के किसी भी मामले में उस पर्टिकुलर विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए। कौटिल्य आगे लिखते हैं कि करप्ट अधिकारियों का समर्थन करने वाला गैर करप्ट व्यक्ति को भी करप्ट माना जाना चाहिए। अधिकारियों की कार्य प्रक्रिया को नियमित रूप से चेकिंग की जानी चाहिए। इसके लिए कौटिल्य बताते हैं कि एक स्पेशल सुपरवाइजरी ऑफिसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। सिविल सर्वेंट का एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होना चाहिए ताकि उसे भ्रष्टाचार करने का मौका ही न मिल सके। कौटिल्य आगे लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसा कि आज के समय में इंडिया में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। कौटिल्य ने अपना पूरा फोकस ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पर रखा है। कौटिल्य के द्वारा बताए गए समाधान के अलावा मैंने कुछ और बुक से भी कुछ समाधान निकाला है। जैसा पहला है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, और दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, और तीसरा है जितनी भी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया जितनी ज्यादा सरल होगी उसमें करप्शन उतना ही कम होगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑनलाइन सिस्टम, और इसके साथ साथ समाज में नागरिक में भी एक सक्रियता होनी चाहिए। बाय द वे, आपकी क्या राय है करप्शन के सॉल्यूशंस पर? मिलता हूं एक और नई सोशल इश्यू के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।